ये दास्तां है भारतीय राजनीति के उस सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे प्रभावशाली चेहरे की, जिसने सत्ता की परिभाषा को ही बदल दिया। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते। अपनी छवि को इस तरह से गढ़ा कि करोड़ों लोगों के लिए वो उम्मीद बन गया और उतने ही लोगों के लिए एक बड़ा सवाल। कितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ये कहानी है उस नेता की जिसने एक साधारण से परिवार से निकलकर न सिर्फ गुजरात की राजनीति पर राज किया, बल्कि लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और लगातार तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो अपने आप में ही उसकी राजनीतिक पकड़ और रणनीति की ताकत को दिखाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज बात होगी एक ऐसे दमदार राजनीति के चाणक्य की जिसने साल 2014 में ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की कि दशकों बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। और फिर 2019 में उससे भी बड़ी जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक लहर नहीं बल्कि एक स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुका है। एक ऐसा नेता जो चुनाव को सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि उसे एक अभियान बना देता है, जहां हर नारा, हर भाषण और हर कदम सीधे जनता के दिल और दिमाग पर असर डालता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये कहानी है उस नेता की जिसने एक छोटे से शहर में साधारण परिवार में जन्म लेकर संघर्षों की आग में तपकर खुद को ऐसा बनाया कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच गया। उसने अपनी छवि एक मजबूत, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेता के रूप में गढ़ी। ये कहानी है ट्रेन में चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठने के सफर की। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सालों साल चलने वाली राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हर ऊंचाई के पीछे कुछ ऐसे साए भी होते हैं जिनकी चर्चा अक्सर धीमी आवाज में की जाती है, क्योंकि यही कहानी का दूसरा पहलू है जो उतना ही कड़वा, उतना ही विवादित और उतना ही असहज करने वाला है। क्योंकि जिस छोटे से कार्यकर्ता ने पार्टी के कार्यक्रमों में दरी बिछाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया, उस पर ही एक गंभीर आरोप लगा कि उसने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करके सत्ता की ताकत को अपनी मुट्ठी में कर लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में एक नाम था हरेन पांड्या, जो कभी इनके बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर रिश्तों में आई खटास और उनकी रहस्यमयी मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। और फिर वो अध्याय जिसने इस नेता की छवि को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। साल 2002 का गुजरात दंगा, एक ऐसा बदनुमा दाग जिसकी आग सिर्फ सड़कों पर नहीं लगी थी बल्कि देश की आत्मा तक को झुलसा गई थी। आरोप लगे कि उस समय के मुख्यमंत्री होने के बावजूद हिंसा को रोकने में देरी हुई, प्रशासन उतना सक्रिय नहीं दिखा और आखिर में बीजेपी के एक बड़े नेता ने इनसे राज धर्म निभाने की हिदायत दे डाली थी, पर कानून ने उन्हें राहत दी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर।
लेकिन सवाल आज भी जिंदा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें एक खास वोट बैंक में और मजबूत कर दिया? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति उनके लिए एक सीढ़ी बन गई? दोस्तों, यही वो नेता हैं जिन पर बार बार आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई, जिनकी राजनीति पर सवाल उठा कि क्या इसमें विकास से ज्यादा पहचान और धर्म का इस्तेमाल हुआ। और अब बात उस निजी जिंदगी की जिसे लंबे समय तक पर्दे के पीछे रखा गया, यानी नरेंद्र मोदी की शादी। एक ऐसा रिश्ता जिसे उन्होंने कभी नहीं अपनाया। सालों तक उन्होंने अपनी शादी का जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं किया, और जब किया तो ये भी एक बड़ा विवाद बन गया। दोस्तों, आज बात होगी सबसे बड़े देश के सबसे ताकतवर इंसान की, जिसके लिए फैसले आज भी बहस का हिस्सा हैं। कभी नोटबंदी तो कभी लॉकडाउन, कभी जीएसटी तो कभी सीएए और कृषि कानून, जिस पर जमकर विवाद हुआ। दोस्तों, लेकिन वो ऐसी क्या बात है कि जिस शख्स पर ऐसे आरोप लगे कि उसने समाज को जोड़ने के बजाय कई बार बांटने का काम किया, उसी शख्स के कहने पर लोग एक बार ताली और थाली बजाने लगे और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच हम उनको लाएंगे। तो मोदी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद साधारण है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन किसी रईसी या फिर आराम में नहीं, बल्कि बेहद तंगी और संघर्षों के बीच बीता। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक साधारण चाय विक्रेता थे, जो रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी मां हीराबेन मोदी एक गृहिणी थी, जो बेहद सादगी से घर को संभालती थी। परिवार बड़ा था और संसाधन सीमित, इसलिए हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती थी। बचपन में नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने में हाथ बटाते। यही वो समय था जब उनके भीतर आध्यात्म, राष्ट्र और समाज को लेकर एक अलग सोच बनने लगी थी। नरेंद्र मोदी का झुकाव बचपन से ही अनुशासन और संगठन की ओर था। यही वजह रही कि कम उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए। आरएसएस की शाखाओं में जाना, सुबह सुबह उठकर गतिविधियों में भाग लेना और एक अनुशासित जीवन जीना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। यहीं से उनके भीतर संगठन चलाने की समझ और नेतृत्व के गुण विकसित होने लगे। पढ़ाई की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने शुरुआती शिक्षा वडनगर में ही पूरी की। बाद में उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। हालांकि उनकी डिग्री और पढ़ाई को लेकर समय समय पर सवाल भी उठे, और ये सवाल नरेंद्र मोदी के ही भाषणों से विरोधाभास पैदा करते हैं। विवाद तब बढ़ा जब चुनावी हलफनामे में ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। बस फिर क्या था, सारा विपक्ष एक हो गया और उनकी डिग्री मांगने लगा। ऐसा इसीलिए था कि एक बार खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मोदी ने स्नातक किया है या नहीं, भले ही ये विवादों में रहा हो, लेकिन इन बातों का उनके राजनीतिक जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। किशोरावस्था में ही नरेंद्र मोदी के भीतर कुछ अलग करने की बेचैनी बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने घर परिवार की पारंपरिक जिंदगी से अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। इसी दौरान उनकी शादी कम उम्र में ही जशोदाबेन से कर दी गई, जो उस समय की सामाजिक परंपरा का हिस्सा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पारिवारिक जीवन को अपनाने के बजाय एक अलग रास्ता चुना और घर छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने कई साल देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए बिताए। इस दौरान उन्होंने हिमालय में भी समय बिताया, साधुओं के बीच रहे और खुद को समझने की कोशिश की। हालांकि इस दौर के बारे में बहुत ज्यादा आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि यही समय उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में सबसे अहम साबित हुआ। जब वो वापस लौटे तो अब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके भीतर एक स्पष्ट दिशा थी, एक लक्ष्य था और कुछ बड़ा करने की इच्छा
सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। यही वो मोड़ था जहां से नरेंद्र मोदी का जीवन एक सामान्य इंसान की कहानी से निकलकर एक बड़े राजनीतिक सफर की ओर बढ़ने लगा। आगे आने वाले समय में यही लड़का जो कभी चाय बेचा करता था, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था। बचपन और युवावस्था के भटकाव, खोज और आत्म मंथन के बाद नरेंद्र मोदी अब एक तय रास्ते पर आ चुके थे। ये रास्ता था विचारधारा का, संगठन का और सत्ता की ओर बढ़ने का। नरेंद्र मोदी ने खुद को आरएसएस के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वो अब सिर्फ एक स्वयं सेवक नहीं थे, बल्कि एक प्रचारक बन चुके थे, जिसका मतलब था कि निजी जीवन, परिवार, आराम सब पीछे छोड़कर सिर्फ संगठन और विचारधारा के लिए जीना। बस यही वजह रही कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की नजर उन पर पड़ने लगी। 1980 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, तब नरेंद्र मोदी को संगठन की तरफ से पार्टी में भेजा गया। ये उनका सीधा चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर खेल को नियंत्रित करने की शुरुआत थी। उन्होंने गुजरात में बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। कार्यकर्ताओं का नेटवर्क मजबूत करना, बूथ स्तर तक पार्टी को पहुंचाना, चुनावी रणनीति तय करना, इन सब में मोदी की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो धीरे धीरे पार्टी के मास्टरमाइंड बनते चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी का असली उभार तब शुरू हुआ जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाई। इस यात्रा ने पूरे देश में बीजेपी को नई पहचान दी और मोदी ने इस पूरे अभियान को जमीन पर सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से उनका कद गुजरात से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगा। लेकिन यही वो दौर भी था जहां उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि सत्ता के खेल को बहुत करीब से समझा। किसे आगे लाना है, किसे पीछे करना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से सीख रहे थे। अब आता है वो मोड़ जिसने नरेंद्र मोदी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। साल 2001 गुजरात भूकंप से तबाह था, सरकार कमजोर मानी जा रही थी और अचानक पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस समय मोदी के पास कोई बड़ा प्रशासनिक अनुभव नहीं था और वो विधायक भी नहीं थे, यानी ये सिर्फ एक पद नहीं था बल्कि एक बड़ा जोखिम भी था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, कमजोर प्रशासन, पार्टी के भीतर विरोध, उन्हें खुद को साबित करना था और ये सब बहुत कम समय में करना था। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह अपनी पकड़ बना पाते, गुजरात में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। फरवरी 2002 गोधरा कांड, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, पूरा राज्य हिंसा की आग में जल उठा। ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट था और सबसे बड़ा मोड़ भी। आरोप लगे कि प्रशासन ने समय पर सख्त कदम नहीं उठाए, सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। देश और दुनिया में उनकी कड़ी आलोचना हुई। वो से मुख्यमंत्री मोदी की इमेज खराब हो रही थी, उन पर लगातार पक्षपात के आरोप लग रहे थे। लेकिन मोदी को इसकी कतई परवाह नहीं थी, बल्कि यहीं से उनकी राजनीति ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को एक मजबूत, कठोर और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना शुरू किया। उनके बयान और बातों से ये तो साफ हो गया था कि वो अपनी छवि एक हिंदुत्व नेता के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। चुनाव नजदीक थे तो उन्होंने अपनी इमेज हिंदुत्व के रखवाले के रूप में पेश की। मोदी समय से पहले चुनाव कराना चाहते थे ताकि उन्हें फायदा मिल सके। चूंकि हाल ही में दंगा हुआ था तो अभी चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं था, लेकिन बाद में कुछ महीने बाद ही समय से थोड़ा पहले चुनाव करा दिया गया, जिसका फायदा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को मिला। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसा क्या धीरे धीरे गुजरात मॉडल एक ब्रांड बन गया, जिसे देश भर में विकास के उदाहरण के रूप में दिखाया जाने लगा। समर्थकों का कहना था कि मोदी ने गुजरात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन आलोचकों का तर्क था कि ये विकास आसान नहीं था और इसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य को
उतना महत्व नहीं मिला। लोगों की आलोचना से बेपरवाह नरेंद्र मोदी जीत पर जीत हासिल करते चले गए। मोदी ने 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव जीते और गुजरात में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करते गए। अब वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता बन चुके थे जो चुनाव जीतने की कला में माहिर माना जाता था। उनकी रैलियां, उनके भाषण और उनका आत्मविश्वास सब कुछ ऐसा था जो सीधे जनता के दिल तक पहुंचता था। साल 2013 आते आते ये साफ हो चुका था कि बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत चेहरा चाहिए, जिसके लिए पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुना। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि पार्टी के भीतर भी कई नेता इस निर्णय से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। लेकिन मोदी का कद अब इतना बड़ा हो चुका था कि उन्हें नजरअंदाज करना अब मुश्किल था। साल 2014 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक लहर थी। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में रैलियां की, सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल किया और खुद को विकास और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दशकों बाद ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली हो। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो बड़े और कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। उनकी यही छवि उनके समर्थकों के बीच उन्हें निर्णायक नेता बनाती है, लेकिन यही फैसले उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। मोदी की यही चीजें उन्हें किसी भी प्रकार की बहस में बनाए रखती है। वो गली नुक्कड़ से लेकर टीवी डिबेट तक हर समय चर्चा का विषय बने रहते हैं। फिर वो चर्चा उनके समर्थन में हो, विरोध में हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि वो तो बस चर्चा में बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की दास्तां। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या उन्होंने वाकई में देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, या फिर इतने सालों में उन्होंने सिर्फ अपनी छवि और बीजेपी के ही फायदे की राजनीति की है?